वर्तमान सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में प्रेस वार्ता की, जिसमें मुख्यमंत्री ने 4 साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को 5 लाख रुपए का मुफ्त मेडिकल कवर और 5 लाख रुपए के मुफ्त बीमे के कागजात सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए अनेक सुधारवादी कदम उठाए हैं, जिसमें आम जनता को भ्रष्टाचार और पक्षपात से राहत मिली है। सरकारी कार्यक्रम में पारदर्शिता आई है, नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलने लगी हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक सर्वे के अनुसार भ्रष्टाचार में 38% की कमी हुई है, जिसे और कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर उन्होंने मीडिया कर्मियों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त बीमे की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कई मीडिया कर्मियों को दोनों योजनाओं के सर्टिफिकेट सौंपे। हम सब लोग मंत्रिमंडल के रूप में, एक टीम के रूप में एकजुट होकर के निरंतर जो 4 साल जनता की हमने सेवा की है, सेवा के भाव से काम करना, ये एक अलग से एक पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति, इसको हमने खड़ा किया है। वरना आज से पहले सत्ता माने भोग की वस्तु, सत्ता भोगने के लिए कम से कम इस दल ने शासन राज नहीं बनाया अपना, लोगों की सेवा करने के लिए बनाया है। और इस सेवा के नाते जब भी जिस भी समय कोई नई बात, नया सुझाव, नया विषय हमारे सामने आएगा, उसको उसकी हमारी जो एक रीति नीति के हिसाब से उसके ऊपर पॉलिसी बना करके और जन सेवा के नाते से जो हमको करना पड़ेगा हम करेंगे। हमारी जो प्राथमिकता है, ट्रांसपेरेंसी है, जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन है, और अपने प्रदेश का गौरव खड़ा करने के लिए हमको कुछ भी ऐसे काम करने पड़ेंगे कि जो प्रदेश के व्यक्ति का नाम, प्रदेश के लोगों का नाम ये आगे बढ़े, प्रदेश खुशहाल हो, हर वर्ग खुशहाल हो, रोजगार उसमें ज़्यादा बढ़े, इंडस्ट्री उसमें बढ़े, आर्थिक स्थिति अच्छी हो। आर्थिक स्थिति के नाते से हमारा प्रदेश आसपास के प्रदेशों में भी सब में अच्छा है। आज बहुत प्रदेश ऐसे हैं जिनके कर्मचारियों को 2-2 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन हमने अपना बजट लगभग 90% बढ़ाया है 4 साल में। अब 5वें साल का बजट बढ़ेगा तो मैं आशा करता हूं कि हमारा जो 5 साल पहले जहां हमने संभाला था उससे डबल बजट पर हम लेके जाने वाले हैं, डबल से भी ज़्यादा करने वाले हैं, ताकि हम अपनी सारी व्यवस्थाओं को बढ़िया ढंग से जनता को दे सकें। ये बातें हम करने वाले हैं। 4 साल में जो काम किए हैं एक निश्चित दिशा तय करके किए हैं, उस दिशा में हम कैसे आगे बढ़े हैं और उस दिशा में पिछली सरकारों ने कुछ किया कि नहीं किया, क्या उनके सामने इस प्रकार की दिशा थी कि नहीं थी, हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी, या उन्होंने कभी इन चीज़ों में सोचा ही नहीं। आज इस अवसर पर आप सब लोगों का स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि आंकड़ों से बहुत सी विकास की बातें सामने आती हैं। आंकड़े एक प्रकार का विकास का पैमाना बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते हैं, लेकिन आंकड़ों के साथ साथ दिशा क्या, या इन विकास के आंकड़ों के अलावा कुछ और भी करने के लिए, जिसको हम विकास का एक नया आयाम कह सकते हैं, वो भी करने के लिए है क्या। मैंने कई बार इस विषय को उल्लेख किया है कि एक तो विकास के काम जो सामने दिखने वाले होते हैं, ये सड़कें बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, इंडस्ट्री की कुछ फैक्ट्रियों की गिनती हम लगा सकते हैं। इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स दिखने वाले, वो एक विकास का पैमाना है। लेकिन एक विकास का पैमाना क्या, जो सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स को हमने चेंज किया कि नहीं किया। जिन सिस्टम्स के कारण से जो पिछली सरकारों के समय भ्रष्टाचार था, जो बहुत सी सेवाओं को डिलीवर करने में विलंब होता था, जहां कई प्रकार का व्यक्ति को परेशानियां सामने आती थी और लंबे काल तक भी जब अपने काम के लिए लोग भागते दौड़ते रहते थे, राजनीतिक लोगों के दौड़ते आगे पीछे भी दौड़ते थे, अधिकारियों के आगे पीछे भी दौड़ लगाते हैं, दलाल ढूंढते हैं, भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं, क्या उसको हम समाप्त करने में सफल हुए कि नहीं हुए। लोगों की खुशहाली, सामान्य समाज की खुशहाली, इसका भी एक पैमाना हमारे सामने है कि लोगों को कैसे लगता है, कोई राजकाज का उनको महसूस भी होता कि नहीं होता है कि भी ये शासकीय व्यवस्थाएं हैं, ये हमें आसानी से मिलती हैं। ये एक आभास होना, ये भी बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात, समाज की
कई बार दिशाहीनता, समाज में कुछ कुरीतियां, कुछ बुराइयां ये जन्म लेती हैं, उसमें हमने उसको ठीक करने के लिए आगे कुछ करना कि नहीं करना। अगर मैं उदाहरण देता हूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये विषय ये शुरू हुआ जेंडर रेशो का, असमानता जो हुई, जो जेंडर रेशो बिगड़ी उसके कारण से। तो क्या जेंडर रेशो आज एक दिन में बिगड़ी है? अगर हम देखते हैं तो कई वर्षों पहले जो आंकड़े उपलब्ध हैं, कम से कम 25 वर्ष के आंकड़े तो उपलब्ध है, उससे पहले के आंकड़े भी ज्यादा उपलब्ध नहीं है। उस समय पहले आंकड़े में भी ये था कि जेंडर रेशो हमारी 700-800 के बीच में भी चली गई थी हरियाणा की। बड़ा चिंताजनक ये विषय था। इस पर प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, हमने काम करना शुरू किया और एक बहुत अच्छी प्रगति इसमें हुई, साइजेबल प्रोग्रेस, जिसका हम उल्लेख करते हैं। देश और दुनिया में हरियाणा का नाम है कि प्रयत्न करने के बाद कितना क्या कुछ अचीव किया जा सकता है। इसमें निश्चित रूप से संस्थाओं का, पंचायतों का, जनता का, सबका सहयोग रहा। आह्वान किया और कहीं कहीं कठोरता बरतने की आवश्यकता आई तो कठोरता भी हमने बरती। अभी स्वच्छता के नाते से एक अभियान चला देश में कि हरियाणा को, यानी स्वच्छ भारत की तर्ज पर हरियाणा में भी हमने स्वच्छ हरियाणा का एक प्रोग्राम चलाया और इसमें शौच, यानी खुले में शौच मुक्त ODF ये हमने किया। ODF प्लस की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और जितने सार्वजनिक स्थान हैं उनकी सफाई, स्वच्छता, गांव की, शहर की, सब ने करनी शुरू की। और आपसे साझा करते हुए खुशी है मुझे कि 3 महीने पहले जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है, इस बार उस स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा प्रथम स्थान पर आया है। इसलिए ये काम ऐसे हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। पर्यावरण पर हम काम कर रहे हैं। पर्यावरण के नाते से हमने पिछले 5 जून को कुछ बातें तय की। उसमें तय किया था कि पौधे लगाओ। पौधे लगाने का अभियान हर वर्ष हमारे वन विभाग की ओर से, बाकी विभागों से लिया जाता है, लेकिन इस बार नया प्रयोग किया। स्कूली छात्र 6ठी से लेकर के और 12वीं तक के जो छात्र हैं, हर बच्चा अपने नाम से एक पेड़ लगाए, अपने पूर्वजों को याद करते हुए, अपने किसी महापुरुष के नाम से, जिस भी नाम से लगाना है, घर में लगाए, घर के बाहर सार्वजनिक स्थान पर लगाए, गली में लगाए, सड़क पर लगाए, लेकिन उसको 3 साल तक सुरक्षित भी रखे। आंकड़ा है, टारगेट 21 लाख था और कुल पौधे जो स्कूलों से हमको रिपोर्ट सारी मिली है एक बच्चे के नाम के हिसाब से, वो 24 लाख पेड़ यानी पौधे ये बच्चों ने लगाए हैं। 24 लाख तो कम नहीं है। अगर हरियाणा का इसी प्रकार का ये पौधारोपण का क्रम चलता रहे तो मैंने जो फॉरेस्ट कवर है वो अभी 9% है, लेकिन बहुत प्रदेश ऐसे हैं जहाँ ये फॉरेस्ट का कवर 20% भी है। पहाड़ी राज्यों को छोड़ दें, पहाड़ी में तो बहुत ज़्यादा होता है, मैदानी राज्य भी ऐसे हैं जहाँ 20% कवर भी है। हमने टारगेट अपना ये रखा है कि हम अगले वर्ष और जिसमें वृद्धि करेंगे, लेकिन हरियाणा में अगले टर्म के अंदर लंबी एक योजना बना करके इस कवर को 10% लेकर के हम जाएं। शनि शनि इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। पर्यावरण के अंदर कई विषय, पराली के विषय हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। पानी रिचार्जिंग, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। डार्क जोन बहुत हो गया, उस पर काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक जो इस प्रकार की कमियां हैं जो आगे एक लंबे समय में जिनका दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसके ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं। तो पिछले 4 साल में हमने जो विकास की यानी दिशा और स्वरूप बदलने का जो एक काम किया है वो हमारे सबके सामने साक्षी है। आखिरी जब सरकार बनी थी, पिछली सरकारों के समय किस प्रकार का जो सारा भाई भतीजावाद चलता था, भ्रष्टाचार चलता था और जो सारी ये कमियां थी जिसके कारण से हरियाणा परेशान था। हरियाणा को जो जाति के हिसाब से बांटने का जो काम पिछली सरकारों ने किया, 48 साल हरियाणा की राजनीति में, वैसे तो हरियाणा की बजाय और बहुत प्रदेशों में भी ऐसा है, लेकिन किसी ने इसको ठीक करने के लिए, काम करने के लिए आगे नहीं आए। हमने आते ही एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो हरियाणा एक, हरियाणवी एक का केवल कहने के लिए शब्द नहीं है। जाति के से ऊपर उठ करके हम कोई पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा कर सकते हैं क्या? हम लोगों को जागरूक करके कि किस प्रकार के जातिवादी व्यवस्था को तोड़ करके किस प्रकार के सिस्टम को आगे बढ़ाना विकास की बात है, सामाजिक दिशा है, सिस्टम खड़े करना है, वो सब हम काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि आज हरियाणा की जनता इस सारे को एक प्रकार से हमें स्नेह दे रही है और इसके ऊपर उन्होंने मोहर लगाई है जिस प्रकार का हम काम कर रहे हैं। हमने इसी में जो धुआं रहित रसोई, इसमें भी प्रधानमंत्री जी ने जो उज्ज्वला योजना चलाई है उसके अंदर आज हमने घोषणा की है कि हरियाणा का कोई परिवार ऐसा नहीं अब बचेगा जिसके घर में गैस चूल्हा ये नहीं है। मैं जा करके
हाथ खड़े कराता हूं, डिप्टी कमिश्नर के जिम्मे लगाता हूं कि 48 घंटे के अंदर इन परिवारों में गैस चूल्हा पहुंचना चाहिए। केवल आज वही परिवार मिलते हैं जिनके परिवार का विभाजन होने के कारण से 1 से 2 या 3 जगह रसोई बट गई, वहां तो कम है, अन्यथा सब परिवारों में पहुंच चुका है। उनके लिए एक समस्या जो डीसीज ने उस समय बताई थी कि इनका जो 1600 रुपये का अनुदान है ये कौन देगा, उसकी व्यवस्था हमने की है कि जो SCCC केंद्र सरकार देगी, BPL उसमें बचे हुए जो है वो हरियाणा सरकार देगी, और ना जो SCCC में है ना BPL है, उसकी व्यवस्था हमने बैंकों से करके वो 1600 रुपये की सब्सिडी की जो व्यवस्था, बैंकों से सब्सिडी नहीं बल्कि एक प्रकार का वो बैंक लोन देते हैं, और जो सब्सिडी गैस सिलेंडर में से मिलती है 350 रुपया, उसमें से 200 रुपया महीना काट करके और वो 8 महीने में उसको पूरा करते हैं। अब कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसको गैस सिलेंडर के लिए पैसा देना पड़ता है नगद। तो इस नाते से व्यवस्था की है, सब परिवारों को इस समय में हम मान सकते हैं कि हमने दे दिए हैं। बड़ी योजना कहा जाता है कि 6 चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, इन 6 की 6 चीजों पर काम कर रहे हैं। शिक्षा में हमारे कई आयाम हमने खड़े किए हैं। स्वास्थ्य में खासतौर पर आयुष्मान भारत की मैं बात करना चाहूँगा। आयुष्मान भारत में हरियाणा इस समय प्रथम स्थान पर है, चाहे लाभार्थी इस नाते से इस लाभ लेने की बात हो, चाहे कुल मरीजों की संख्या इस समय हो जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा करके और अस्पतालों में लाभ लेना शुरू कर दिया है। कुल 265 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसमें 83 जो हैं सरकारी हैं, 182 हैं प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। इन सबको भी किया गया है, रजिस्टर किया गया इन हॉस्पिटल्स को, और वो सब वहाँ भी ये सुविधा 5 लाख रुपया प्रति परिवार का सालाना जो लाभ है स्वास्थ्य सेवा का, ये उसको मिलता है। और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ आज कि आज हमने जैसे और कई श्रेणियां डाली हैं, उसमें पत्रकार समूह हरियाणा का, इनको भी उसमें डाल दिया है कि 5 लाख रुपए का लाभ सभी पत्रकारों को भी 1 नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार खेलों में हमारा अपना स्थान है। हमने रियल एस्टेट में भी जो भ्रष्टाचार चलता था उसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्था नहीं की कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय में जो फाइलें आती थी उसको, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया कि कोई भी फाइल जो है वो डायरेक्टर लेवल पर ही फाइनल होनी चाहिए, वहीं उसका लाइसेंस मिलना चाहिए। मिलने वाली स्थिति है तो दो, नहीं मिलने वाली स्थिति है तो वहीं उसको नेग्लेक्ट करो। रेकरेंस के नाते से ये जो मुख्यमंत्री के कार्यालय में भेंट चढ़ते थे वो सारे सिस्टम हमने बंद कर दिए, और इसमें हमने कई पॉलिसीज भी बदली हैं। बहुत झगड़े जो बिल्डर, रियल एस्टेट के जो बिल्डर्स थे और जो कंज्यूमर हैं, प्लॉट होल्डर्स हैं, अलॉटीज हैं, उनके बीच में इन झगड़ों को समाप्त करने के लिए रेरा, और रेरा में विशेषता यह है, हरियाणा एकमात्र राज्य ऐसा है जिसमें 2 रेरा की अथॉरिटीज बनाई है। एक पंचकुला में बनाई है, एक गुरुग्राम में। गुरुग्राम केवल गुरुग्राम के लिए है और पंचकुला की रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए है। हालांकि हमारा राज्य बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन समस्याएं बहुत हैं, तो उनको जल्दी जल्दी कैसे हल किया जाए, तो ये व्यवस्था हमने की है। हमने शहीदों के जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनका एक्सग्रेशिया तो बढ़ाया ही बढ़ाया है। अभी आपको एक बताया गया कि हमने नौकरियां डिपेंडेंट्स को, एक नौकरी परिवार में, और ये पिछली सरकार ने मात्र 10 साल में 18 नौकरियां दी हैं, रिकॉर्ड की बात है। हमने 4 साल में 1971 के बाद के जितने शहीद हैं उन सबको पॉलिसीज में चेंज करके कि हमने अब तो जो विवाहित लड़की है उसको भी कहा कि आपका डिपेंडेंट और कोई नहीं है, यानी शहीद का आगे परिवार का ऐसा व्यक्ति अगर विवाहित बेटी भी है, पहले नहीं मिलती थी, उसको भी हमने कहा कि इसको भी शादी होने के बाद भी इसको नौकरी देने का हम प्रावधान करते हैं। हमने जो ऑफिसर रैंक के सैनिक शहीद होते हैं उनके यहाँ अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है नौकरी वाला, तो उसको ग्रुप बी में नौकरी देने की बात भी कही है। अभी केवल सी और डी में दी जाती थी। तो ऐसे इस प्रकार से 253 नौकरियां आज की डेट तक हम दे चुके हैं। 10 साल में 18 के बदले आज 4 साल में 253। तो एक आखिर सैनिक हमारे प्रदेश की एक आन बान शान है। आंकड़ों में अगर बताना चाहूँ तो हमारे प्रदेश की आबादी के हिसाब से हमारी सेनाओं में 10% की हमारी भागीदारी है, आबादी जबकि हमारी 2% है। तो बहुत विषयों में हम जैसे अपने राज्य को कह सकते हैं, सौर ऊर्जा में सूक्ष्म सिंचाई योजना, इसमें हम प्रथम स्थान के ऊपर हैं। हम इसी प्रकार 7वां वेतन आयोग कर्मचारियों को ये देने वाला हरियाणा प्रथम राज्य है। 1 जनवरी 2016 से
7वां वेतन आयोग हमने लागू किया है और बहुत प्रदेश आज भी ऐसे हैं। 1 जनवरी 2019 आने वाला है, 3 साल के बाद भी 7वां वेतन आयोग उन्होंने लागू किया नहीं है। तो इस प्रकार से कर्मचारियों के हित में जितनी भी उनके अन्य जो उनको सहूलतें देनी होती हैं वो भी सब हरियाणा ने जो काफ़ी लागू कर दी हैं। एक आध कोई बची है, उसको भी बहुत जल्दी बातचीत करके उनको हम लागू करेंगे। हरियाणा का नाम देश दुनिया में जाए। गीता जयंती जो सामान्य उत्सव होता था उसको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के नाम में हमने इसलिए किया कि आखिर गीता एक ऐसा हमारा ग्रंथ है, हरियाणा में ही, हरियाणा के साथ उसका संबंध रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता का जो संदेश दिया, हरियाणा की ख्याति देश और दुनिया में कैसे हो, तो वो भी एक साधन है। 20 देशों के लोग पिछले वर्ष में आए, 25 लाख लोगों का फुटफॉल ये 5 दिन में कुरुक्षेत्र में हुआ। इसके साथ साथ 134 स्थान ऐसे हैं 5 जिलों में जो महाभारत के काल में, पुराण के काल में, वेदों के काल में वो सारे उस समय उल्लेखित हैं। उनका विकास करने का काम भी अपने हाथ में लिया है, जिसमें से लगभग 35 स्थानों के ऊपर मेरा स्वयं का जाना हो गया है और वहाँ सब जगह पर जो जितनी आवश्यकताएं हैं तीर्थ यात्रियों की, उनको हमने सबको पूरा किया है। बिजली की बात आई है, पहली बार हरियाणा में अगर बिजली के रेट इतने कम हुए हैं तो पिछले 48-50 साल के अंदर कभी कम नहीं हुए। हमने बिजली के रेट भी कम किए और लगभग 2800 गाँव में अपना जो वायदा हमने किया कि 24 घंटे बिजली देंगे, 2800 गाँव में 24 घंटे बिजली जाने लग गई है। आखिर इसमें जनता का सहयोग लिया हमने, जनता को एक जिसको कहना चाहिए निवेदन किया है, आग्रह भी किया कि सब लोग चोरी करने की आदत छोड़ें, बिल भरने शुरू करें। आज बिजली की चारों कंपनियां ये प्रॉफिट में हैं और ये पहली बार प्रॉफिट में आई हैं। इस साल का चारों कंपनियों का 400 करोड़ रुपए से ऊपर प्रॉफिट दर्ज हो चुका है। अगर घाटे में नहीं रहेंगी तो बिजली का उत्पादन ठीक होगा, सप्लाई ठीक होगी। 28,000 करोड़ रुपया पिछली सरकार ये घाटे का छोड़ के गई। और केवल बिजली बोर्ड ही नहीं, तो जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं, हमारे 15-16 सार्वजनिक उपक्रम हैं, प्राय सब घाटे में चलते थे। अब आधे से ज़्यादा उसमें लाभ में आ चुके हैं। आखिर सार्वजनिक उपक्रम लंबे समय तक तभी वो सस्टेन करेगा यदि उसको घाटा नहीं होगा। कोई भी सार्वजनिक उपक्रम है, कोऑपरेटिव सेक्टर का है चाहे किसी और सेक्टर का है, जैसे ही घाटे में जाएगा, घाटे की एक लिमिट के आगे बढ़ने के बाद सरकार की मजबूरी होती है अल्टीमेटली क्या कि सार्वजनिक उपक्रम को समाप्त करो, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम जनता के लिए चलाया जाता, जनता हित में जिसमें हो। अगर वो सरकार के ऊपर बोझ बनता है तो इसका मतलब है कि वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है। उन सब गड़बड़ों को ठीक करके हमने आधे से ज़्यादा जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको हम लाभ में लेकर के आए हैं। किसानों के लिए जितना इस 4 साल में हरियाणा में हमने किया है, दूसरे प्रांत भी कई तो हमारे फॉलो कर रहे हैं। भावांतर भरपाई योजना मध्य प्रदेश में चलाई, लेकिन कई कमियां रहने के बाद उन्होंने बंद की। हमने 2 चीज़ों में, सब्जियों में और बाजरा में भावांतर भरपाई योजना सफल करके दिखाई है कि हर किसान को जो घाटा होता है उसकी भरपाई, बल्कि सब्जियों में तो घाटा है लेकिन बाजरा में घाटे के बजाय जो एमएसपी है 50%, 50 नहीं 90% ऊपर तय करके लागत के 90% ऊपर बाजरे का भाव है 1950 रुपये, उसमें जितना कम बाजार में भाव उसको मिलता, उस सारे की भावांतर भरपाई योजना इस स्कीम के अंदर लाए हैं। और हरियाणा को फॉलो करने के लिए बाकी सब प्रांत हमसे पूछते हैं कि किस प्रकार से आपने किया है। टेल तक हमने पानी पहुंचाया है, फसल खराब होने पर मुआवजा हमने सर्वाधिक दिया है। हमने देसी गाय के दूध का और उसके उत्पाद हैं उसको A2 पैस्चराइज्ड जो दूध है उसके विपणन की व्यवस्था की है। गन्ने का सर्वाधिक मूल्य हमारा हरियाणा के अंदर है। 27 मंडियां हमारी ई-पोर्टल हैं। इसी प्रकार किसान का उसको किस प्रकार से डबल आय की जाए, किसान विकास प्राधिकरण इसका हमने गठन किया है। 15,000 तालाब हमारे यहाँ हैं, उन तालाबों की व्यवस्था कैसे की जाए, हमने उसके लिए एक अलग से अथॉरिटी बनाई है कि आगे आने वाले समय में हर एक तालाब की इसकी व्यवस्था को हम ठीक करें। जो दुष्कर्म होते हैं, बलात्कार जैसे विषय आते हैं बच्चियों के साथ, 12 वर्ष से एक छोटी बच्ची के साथ अगर इस प्रकार की घटना होती है उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। बाद में केंद्र ने भी कर दिया है, आज सारे देश में लागू है। तो ये व्यवस्थाएं हमने आने के बाद इसलिए की कि हम इन चीज़ों को, जो इस प्रकार की अपराध होते हैं, इनको कैसे कम किया जा सके। कुंडली मानेसर पलवल चालू हो चुका है। कुंडली मानेसर संयोग से आज ही मैंने निरीक्षण के लिए उसमें रखा हुआ है, आज मेरा 2-3 घंटे का समय उसमें लगेगा।
और अगर सारी चीज़ ठीक पाई गई, विभाग के अधिकारी सब जाएंगे, अगर सर्टिफाई कर दिया विभाग के अधिकारियों ने, तो निश्चित रूप से उसका बहुत जल्दी प्रधानमंत्री रिमोट से उसका उद्घाटन करेंगे। अब उसकी तिथि हम 1-2 दिन में तय करेंगे। हो सकता है 1 नवंबर को कर दें, नहीं तो 1 सप्ताह के बाद उसका समय मिलेगा। इसको बहुत जल्दी हम शुरू कराएंगे। और कुंडली मानेसर पलवल कोई सामान्य विषय नहीं है, सड़क मार्ग नहीं है। सड़क मार्ग के नाते तो उसका लाभ जितना है वो तो होगा ही, लेकिन एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर 185 किलोमीटर का एक एरिया है, जिसमें 135 केएमपी है और 50 किलोमीटर हिस्सा केजीपी का, वो भी हरियाणा में है। तो इसलिए 185 किलोमीटर में इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके ऊपर 5 नए शहर, बड़े शहर ये बसाने की हमारी योजना है। उसका ड्राफ्ट प्लान हमने तैयार किया है और उसके ऊपर सुझाव मांगे गए हैं। बहुत जल्दी उसका फाइनल ड्राफ्ट जैसे ही तैयार होता है उसकी हम योजना बनाएंगे। और विश्व के जितने बड़े बड़े कंसल्टेंट होंगे, जितने बड़े बड़े उसमें इन्वेस्टर्स होंगे, या जो अच्छी सुविधाएं उसमें दी जा सकेंगी, एक प्रकार का दिल्ली के अराउंड, दिल्ली से भी बड़ा क्षेत्र ये एक बनेगा, जिसको हम हरियाणा की दिल्ली ये कह सकते हैं कि ये 5 जो बड़े शहर होंगे, पंचग्राम योजना इसका नाम हमने रखा है। तो इसके लिए हमने किया है। शिक्षा में पिछले 48 साल के अंदर कुल मिलाकर 45 कॉलेज हैं 48 साल में, और हमने 4 साल में 44 नए कॉलेज खोले हैं। 29 कॉलेज तो केवल महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए, 29 लड़कियों के लिए, और 15 जो है वो कोएड है। तो ऐसे 44 कॉलेजेस किसी 4 साल की अवधि में कभी आज तक खोले नहीं गए। अब उसकी सारी व्यवस्थाएं, उसकी बिल्डिंग, उसका स्टाफ, उनके सब चीजें, उनको रिक्रूट किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के हमारी जो प्रशासनिक शासनिक व्यवस्था है, ग्रामीण यानी पंचायती राज सिस्टम, इसको और अधिकार कैसे दिए जाएं, क्योंकि आज हर छोटी बड़ी बात वो राज्य सरकार से, चंडीगढ़ से चलती है। हमने कहा कि बहुत छोटे छोटे ऐसे विषय हैं जो गांव के लोगों को ही अपने आप निर्णय करने के अधिकार मिलने चाहिए। तो एक अंतर जिला परिषद ये हमने बनाई है, और उस अंतर जिला परिषद के बनने के बाद हमने सबसे पहले जिला परिषदों को, जो हमारे आने से पहले मात्र 1 से 2 करोड़ रुपया बजट होता था, आज हमारा वो बजट 25 करोड़ रुपया पहुंच चुका है। और बहुत प्रदेश ऐसे हैं जहां इन जिला परिषदों को 100 करोड़ रुपए का बजट भी है, क्योंकि उनकी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। उसकी कैपेसिटी बढ़ा करके, क्षमता बढ़ा करके, स्टाफ पूरा करके, किन किन विभागों को जो ग्रामीण स्तर के ऊपर बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, उनके लिए उनकी क्षमता बढ़ाकर हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा और एक प्रकार से एम्पावर करेंगे। ये हमने किया है। हमने समाज के जो छोटे छोटे वर्ग हैं उनके लिए अलग से बोर्ड, अलग से उनकी हित हो, घुमंतु जाति का बोर्ड ये हमने बनाया है, ताकि जो गाड़ी लुहार टाइप जिसको कहते हैं, जो एक जगह पर बसते नहीं हैं, घुमंतु रहते हैं। इसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग का आयोग ये हमने बनाया है। हरियाणा केश कला और कौशल विकास बोर्ड ये बनाया है। सफाई कर्मचारी आयोग ये हमने बनाया है। तो इस प्रकार से इन वर्गों को ज़्यादा ज़्यादा इनके हित में काम करने वाले कुछ संगठन खड़े हों, उसके लिए हमने किया। गुरुग्राम के विकास के लिए GMDA इसका हमारा वायदा था, हमने पूरा किया है। और न केवल GMDA बल्कि बहुत जल्दी फरीदाबाद का अब FMDA ये भी गठन इसका होने वाला है, और इसी तर्ज पर फरीदाबाद का विकास भी इसको हम सुनिश्चित करेंगे। हमने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए उसका गठन, एक विभाग बनाया। अभी तक एक बोर्ड था, मंत्रालय उसका बनेगा। मंत्रालय के बाद उनकी आखिर 17 लाख परिवार हैं हरियाणा में, जिनके हित, जिनकी आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति, इसके लिए अलग से विभाग का ये गठन आवश्यक था, जो हमने किया है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अजय चौधरी के साथ डॉक्टर स्वस्तिक शर्मा की रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश टीवी से। ताजा खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी